रेसिपी की तो दर्जनों किताबें हैं, लेकिन उस बनाने में जो उत्साह होना चाहिए, क्यों हमें बनाना चाहिए, ये किताब उसके लिए है। और बहुत सारे हमारे जो जेजी हैं, मिलेनियम है और भी अलग अलग तरह के, और मेरी तरह जो पुराने फाइल के सिंगल हैं, उनके जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां उनके किचन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बनाने का हौसला या उत्साह नहीं है। तो ये किताब उत्साह से उसे किचन में घुस गए तो कोई आपको ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं कर सकता। ऊंची आवाज में बात करने के लिए जो सबसे बड़ी गेट कीपर थी मनोरमा, उससे टकराना हो। मेरी माँ जो बनाती थी उसे सलाद कहती थी, पापा उसे कतला कहते थे, और मैं सैलेड। पापा की बनाई कोई चीज मैं इसलिए नहीं खाता था क्योंकि हम नया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ना शुरू किया था, और मुझे अपने पापा पूंजीवाद के प्रतीक पुरुष नजर आते थे। मुझे लगता है कि हिंदी की दुनिया में, खासतौर पर कहानी और उपन्यासों की दुनिया में, प्रेमचंद वो शख्स हैं जिन्होंने वो सिरा दिया जिससे कि बाद के लोग लिख पाए। लगता है हम जब जीवन में कला की, साहित्य की, भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल नहीं होती है चीज, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम अपनी जिंदगी को एक्सेल सीट बनाने के लिए तो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं ना। जीवन का जो खुरदरा सच है वो कभी आदर्श हो ही नहीं सकता। मैंने प्रेमचंद की तस्वीर अपने कमरे में अभी भी लगाता हूँ, जब मैं शहर में आया तब भी लगाता हूँ। एक तो बहुत ही फन सा है कि आप देख रहे हो ना, तुम गोदान रंगभूमि करूंगी, बड़े घर की बेटी लिख रही हो और मैं यहाँ बेटी बना रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैंने एक हिस्सा निकाला है और उससे हम बातचीत शुरू करेंगे। घर में सबसे छोटे होने की वजह से बहुत सारे काम और गलतियां ना करने पर भी जिम्मेदार ठहराए जाने का स्वाभाविक हिस्सा होता। बचपन के दिनों में घर में जो वाक्य सबसे ज्यादा सुनने को मिलता, इसी का काम होगा, इसी ने खराब किया होगा, इसी के हाथों में देखा था, अरे इसी की कारस्तानी होगी। मेरे नाम के बजाय इसी का प्रयोग किया जाता और होता, और इसी का मतलब होता कि एक घबराया हुआ बच्चा जिसके दिमाग में इतने बड़े घर में सबसे सुरक्षित होने की तलाश चलती रहती। तो मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है विनीत, कि अमूमन हमारी सोसाइटी में ज्यादातर जो हिस्सा है किचन का, खाने का, वो औरतों के हिस्सों में ही है। और जब मैं आपको देखती हूँ तो आप भी अपनी माँ, अपनी दीदियों के बीच बड़े हुए, तो हमारे घरों में लड़का अगर एक गिलास पानी उठा दे, थोड़ा सा काम कर दे, तो बड़ी वाहवाही हो जाती है, बहुत तारीफ हो जाती है। मैं जानना चाहती हूँ उस विनीत को कि उसने कैसे ये सफर तय किया किचन का, खाने का, जहाँ वो ऑलरेडी एक ऐसे बैकग्राउंड में है जो प्रिविलेज्ड है, जहाँ लड़के प्रिविलेज्ड होते हैं। तो एक किचन का सफर, ये खाने का सफर शुरू कहाँ से हुआ, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप छुट्टी के दिन निकाल कर हमें सुनने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, हमारी किताब खरीदने और पढ़ने के लिए आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा ने जो सवाल किया है वो सवाल कुछ इस तरह से कि मैं जिस बचपन को जी रहा था उसमें मसला लड़के या लड़की का नहीं था, उसमें घर में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। और मैं अपने घर के सभी बड़े लोगों से बचना चाहता था, बचता रहता, और इसीलिए माँ की रसोई, जिसका 2 चैप्टर हमने लिखा है, मनोरमा रसोई, वो मेरे लिए सुरक्षा कवच थी, और मनोरमा कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। तो अब जेंडर वाली बात तो बहुत बाद में आई, जब हमने सिमोन को पढ़ा, जर्मन ग्रेयर को पढ़ा, स्त्री विमर्श पढ़ा, स्मिता मूलक विमर्श पढ़ा, लेकिन ये जरूर था कि लड़के और लड़की में जो अंतर या फर्क है वो समाज में तो है। मेरे साथ ये है कि ये छोटा है। दिल्ली जब मैं आया तो मैंने देखा चाय पिलाने वाले को, पानी पिलाने वाले को, रेस्तरां में काम करने वाले को छोटू कहते थे, और मैं छोटू होकर ही आया। यानी मैं छोटू से मुक्त दुनिया जीने के लिए और पढ़ने के लिए आया था। वो एहसास मेरे भीतर उस तरह से नहीं। शुक्रिया विनीत। इसी में ये दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है कि माँ के खाने की एक डिबेट हमेशा रहती है, बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं कि माँ का खाना बहुत अच्छा होता है, पर मैं जानना चाहती हूँ बैचलर्स किचन में क्या कभी विनीत ने पिता, भाई, चाचा के हाथ का खाना कभी खाया है? क्या उनकी रसोई कभी, या वो कंट्रीब्यूशन उनका रसोई में रहा है जिसने आपको इम्पैक्ट किया हो, आप पे प्रभाव डाला, ऐसा कभी हुआ है?
पापा बनाया करते थे लिट्टी और घुगनी, और मैं उस पर एक लंबा आर्टिकल लिखता हूँ एक प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन पापा की कोई भी बनाई हुई चीज मैं पहले से डिक्लेयर कर देता था कि ये लिट्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बल्कि मेरी बदमाशी उस हद तक होती थी कि लिट्टी का मतलब है उसमें सत्तू का मसाला बनाया जाए, और सत्तू का मसाला मुझे जो याद है, और मैंने पापा का वो प्रसंग लिखा है। कई बार जब मुझे पापा की बहुत ज्यादा याद आती है तो मैं कुछ बनाता नहीं हूँ, मैं उसमें लाल मिर्च बर्नर पर जला करके बर्नर बंद कर देता हूँ, और जो खुशबू किचन में आती है और ड्राइंग रूम में आती है तो बड़ा पापा वाला एहसास है। क्योंकि पापा जो कुछ भी बनाते थे, चाहे वो घुगनी बना रहे हो या सत्तू की लिट्टी बना रहे हो, तो वो मिर्च जला करके उस मसाले में डालते थे। तो वो घुगनी मुझे याद है, और सत्तू का वो की लिट्टी याद है। और एक तीसरी चीज है मकुनी, जो बिहार उत्तर प्रदेश से आते हैं वो जानते हैं। मकुनी यानी सत्तू का पराठा कहते हैं, जिसका आकार छोटा है। सुदीप्ति मुस्कुरा रही है, रस रसोई में अक्सर बनाया करती है वो। तो ये 3 चीजें मुझे याद है। और मेरी माँ जो बनाती थी उसे सलाद कहती थी, पापा उसे कतला कहते थे, और मैं सैलेड। तो कतला का मतलब हुआ 2 चीज, यानी या तो टमाटर और प्याज या खीरा और प्याज। माँ जो सलाद बना रही है उसमें टमाटर, खीरा, प्याज, धनिया पत्ती, काली मिर्च गार्निश की हुई, उसमें मौसम की और सब्जियां जो थोड़ा और समृद्ध हो। और मैं जो बनाता हूँ वो आप सब फेसबुक इंस्टा पर देखते हैं। तो ये कतला जब बनाते थे तो पापा का मैं देखता था बड़ा शटल तरीके से सारी चीजें बन जाने के बावजूद वो एक वाक्य कहते थे, और उसमें माँ का चेहरा मेरा उदास हो जाता था। मेरी माँ का चेहरा थोड़ा उदास होता था। जैसे वो बहुत सारी चीजें भी बना देती थी तो अंत में पापा कहते मिर्चा नहीं है। और ये बहुत सारे पुरुष करते हैं, और मिर्चा वो खोज सकते हैं। फिर वो कहते अच्छा नींबू आधा टुकड़ा दे दो। अगर माँ ने अचार आम का दिया है तो कहते भरवा अचार भी तो होगा ही। इससे मेरी माँ को लगता था यार इतना कुछ बना दिया, इस मर्दाने को अभी भी अधूरापन दिख रहा है। इस चीज को मैंने पकड़ने की कोशिश की है, और वो उस किताब में है। माँ की बनाई, पापा की बनाई कोई चीज मैं इसलिए नहीं खाता था क्योंकि हम नया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ना शुरू किया था, और मुझे अपने पापा पूंजीवाद के प्रतीक पुरुष नजर आते थे, और मुझे लगता था कि सबसे पहला प्रतिरोध अपने पिता से ही हो। तो मैं पहले डिक्लेयर करता था कि मुझे मखनी पसंद नहीं है, सत्तू का पराठा पसंद नहीं है, लिट्टी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सत्तू की लिट्टी से मुझे बाद में बहुत प्यार हो गया, मैं उसकी चर्चा कर दूं, किताब में भी है। मैं जब रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगा तो मेरे जो रूमी हुए, फ्लैट पार्टनर हुए, तो वो सोमवार से शुक्रवार तक रांची में रहते थे, और शनिवार से रविवार गया चले जाते थे, और वो शादीशुदा थे। वो 60 लिट्टी लेकर आते थे। नाश्ते में वो लिट्टी और आलू की सब्जी करते थे, रात में घुगनी लिट्टी करते थे, अगले दिन दही लिट्टी करते थे, उसके बाद घी चीनी लिट्टी किया करते थे। मैं कहता था 60 दिन लिट्टी खाते हैं आप बोर नहीं होते हैं? उनका सीधा जवाब होता था प्यार किए जाने से कोई बोर होता और मैंने जाके रिकरेक्ट किया। बाद में पापा जब लिट्टी बनाने लगे तो मैं बहुत मन से खाया। ये जो लिट्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, इस किताब में कोई रेसिपी नहीं है, ठीक है? कहीं पर सेहतमंद कैसे हुआ जाए, क्या विनीत को पसंद है, वो थोड़ा बहुत जरूर है, लेकिन ऐसा कोई रेसिपी नहीं है। लेकिन आपने इसका नाम बैचलर्स किचन रखा है, तो क्यों किसी को ये किताब पढ़नी चाहिए? ऐसा क्या है, जरा इस पर भी आप बता दें कि क्यों आज के लोग बैचलर्स किचन 2026 में उन्हें खरीदनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, ऐसा क्या है? देखो नेहा, ये दिल्ली जो शहर है, ये लो बजट का प्यार यहाँ हो सकता है। यानी 100 रुपए में आप 8-7 घंटे बहुत अच्छे से क्वालिटी लाइफ बिता सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे ऐसे बहुत सारे जो दोस्त हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो ये पैसे 250 रुपए इस किताब के लिए लगाएं। तो मैंने पहले पैराग्राफ में लिखा है कि आप इस किताब को पढ़कर कोई लंच या डिनर क्या, कॉफी के लिए पानी भी ढंग से उबालना नहीं सीख सकते, बावजूद इसके ये किताब है। क्यों पढ़नी चाहिए किताब? क्योंकि ये किताब उस हौसले से आपको भर देगी कि आप डिलक्स और महाराजा थाली तक बनाने की कोशिश करेंगे और बना भी लेंगे। तो रेसिपी की तो दर्जनों किताबें हैं, लेकिन उस बनाने में जो उत्साह होना चाहिए, क्यों हमें बनाना चाहिए, ये किताब उसके लिए है। और बहुत सारे हमारे जो जिंजी हैं, मिलेनियम है, और भी अलग अलग तरह के, और मेरी तरह जो पुराने फाइल के सिंगल हैं, उनके जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहां उनके किचन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बनाने का हौसला या उत्साह नहीं। तो ये किताब उत्साह से उसे। मैं सिंगल वाली बात में जरा पूछूंगी कि क्या आपके सिंगल इस बैचलर्स किचन से मैरिड किचन वालों को रश होना चाहिए? इस किताब के फ्लैट में लिखा हुआ है
ये जो बैचलर्स किचन है, ये गृहस्थ वालों किचन के या कपल किचन का बिलोंग नहीं। कोई हम अपोजिशन हर जगह जरूरी नहीं, जरूरी है लोकतंत्र में, लेकिन किचन में अपोजिशन जरूरी नहीं है। तो ये एक अपोजिशन लेस किचन है। इसलिए लेस किचन है क्योंकि इसमें बहुत सारे गृहस्थियों की, बहुत सारे कपल्स के किचन की बहुत खूबसूरत चीजें इसमें शामिल हैं। मेरे दोस्त हैं अजय सुडानी और अपर्णा मैम, उम्र में 60+ हैं तो मुझसे काफी बड़े हैं, लेकिन उनकी रसोई की बहुत सारी चीजें मेरे साथ हैं। सौम्या मैम, रविकांत सर हैं, उनकी किचन की चीज मेरे साथ है। ओम थानवी जी हैं और प्रेमलता जी हैं, उनके किचन की बहुत सारी चीज है। मेरी भाभी हैं और भैया हैं, उनके किचन की चीज है। मेरी दीदी हैं, मेरे जीजू आप लोग कहते हैं, मैं तो जीजा ही कहता हूँ, उनकी रसोई की चीजें हैं। तो बहुत सारे जो कपल किचन हैं, जो फैमिली किचन है, उसकी खूबसूरत चीजें जो है मैंने वहां से उठाई। कैसे कि नेहा आप कॉफी बना रहे हो और कॉफी का ढक्कन खोल रहे हो, ढक्कन अटक गया और विकास पीछे से आके ढक्कन हटा दिया। तो ये सारे जो मोमेंट्स हैं वो इस किताब में हैं। अब मैं विनीत के कुछ दोस्तों से ये चाहूंगी कि वो आए और थोड़ा सा अंश पाठ करें। तो सुमन, मैं आपसे चाहूंगी कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप इधर भी आ सकते हैं। सुमन के बारे में सिर्फ एक लाइन में बता दूं, सुमन बैचलर्स किचन की लाभार्थी है, तो उसने इसका स्वाद लिया है। एक चैप्टर है, रेसिपी मांग कर हमें शर्मिंदा ना करें। मैं इससे एक छोटा सा अंश पढ़ रही हूँ। जिस तरह दुनिया की बाकी लोगों के लिए यूट्यूब पर फूड ब्लॉग पर पोस्ट और वीडियो की शक्ल में हर वो चीज और वो भी अलग अलग तरीके से बनाने की विधि, सामग्री परोसने के तरीके उपलब्ध हैं, मेरे लिए भी है ही, लेकिन मैंने आज के दिन तक इन वीडियोस और टेक्स्ट में बताई रेसिपी के हिसाब से बैचलर्स किचन में कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं की। ऐसा करने का मतलब होता उन कई इरादों में जो एक मजबूत इरादा मनोरमा और दीदी से संवाद गहरा करके जाना था, वो पीछे छूट जाता। इन दोनों बेहद समझदार स्त्रियों को मेरे एमए करने के बाद लगने लगा कि मेरे पास हर गृहस्थी, इधर सगाई उधर बारात की बातें करने का ना तो समय रहता है और ना इन बातों में मेरी कोई गहरी दिलचस्पी ही है। पढ़ाई लिखाई का सिरा भी बहुत दूर चला गया है कि उसे लेकर बात करें। यह तो भला हुआ कि मैंने पीएचडी का विषय ही मनोरंजन चैनलों की भाषिक संस्कृति चुना, जिसका बड़ा हिस्सा सास बहू सीरियलों के अध्ययन पर केंद्रित रहा। तो दोनों से ना केवल लगातार बातचीत होती रहती, बल्कि दर्शक प्रभाव के सिरे से इन्हें समझने में सहयोग भी मिला। लेकिन खाने पीने को लेकर जिस हौसले, उत्साह और आधिकारिक ढंग से मनोरमा और दीदी, बाद में भाभी भी बात करती, वो शायद दूसरे किसी विषय पर संभव नहीं होता। बाकी मसालों पर बात करते हुए उनके दिमाग में यह बात रहती कि ये तो खुद पीएचडी कर रहा है, तो इसे मुझसे ज्यादा पता होगा। लेकिन खाने पीने की बात आते ही उनके भीतर का ट्रेनर मेंटोर जाग उठता। दीदी, तुम कढ़ी बनाती है तो उसके भीतर एकदम फोम जैसा कैसे छोटा छोटा गोल सा टेक्सचर बन जाता है और तोड़ने पर पकौड़े छिलके जैसे अलग हो जाते हैं। इतना कहना होता कि वो वाक्य शुरू ही समझाने से करती। तुम बेसन में पानी मिलाता है ना, तो एक ही बार पानी डालने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके डालेगा ना, तो गुठली नहीं बनेगा और पकौड़े हल्के बनेंगे। शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बीच बीच में विनीत के दोस्त हमारे अंश पाठ भी करेंगे। आप सब किताब में एक जगह पर प्रेमचंद की तस्वीर देखते हैं और विनीत के घर में भी प्रेमचंद की एक तस्वीर लगी हुई है। मेरा ये पूछना है विनीत की प्रेमचंद का जीवन या जो उन्होंने कहानियां लिखी है उसमें आदर्शवाद ज्यादा है, तो क्या आपके जीवन में या बैचलर्स किचन में, या मैं ये कहूँ कि वो इससे ज्यादा प्रभावित है, आइडियलिस्टिक अप्रोच से आप ज्यादा प्रभावित हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जीवन का जो खुरदरा सच है वो कभी आदर्श हो ही नहीं सकता। मैंने प्रेमचंद की तस्वीर अपने कमरे में अभी भी लगाता हूँ, जब मैं शहर में आया तब भी लगाता हूँ। एक तो बहुत ही फन सा है कि आप देख रहे हो ना, तुम गोदान रंगभूमि करूंगी बड़े घर की बेटी लिख रही हो और मैं यहाँ भिंडी बना रहा हूँ। तो एक बात तो ये है, हिंदू कॉलेज में हिंदी से मैं कर रहा हूँ और भिंडी बना रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात ये है कि प्रेमचंद की तस्वीर मैं इसलिए लगाता हूँ
कि आज बहुत तरह के विमर्श, बहुत तरह की बहस और बहुत तरह के सिरे से बहस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी की दुनिया में, खासतौर पर कहानी और उपन्यासों की दुनिया में, प्रेमचंद वो शख्स हैं जिन्होंने वो सिरा दिया जिससे कि बाद के लोग लिख पाए। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जिस आदर्श की बात की, प्रेमचंद ने की अपनी ज़िंदगी में भी बहुत उठा पटक रहे हैं, बहुत मशक्क़त, बहुत तकलीफें हैं, और लोग अपने अपने इष्ट देवता की तस्वीर लगाते हैं। प्रेमचंद मेरे लिए देवता नहीं, लेकिन मैं उन्हें देखता हूँ और उनके लिखे के गुजरने के बाद लगा कि ये व्यक्ति है जिनकी तस्वीर बैचलर्स की चल के आगे होनी चाहिए। दूसरी तरफ तो कोई और है, आप जानती हैं। आप ही दूसरी तरफ जो है वो है दीपिका पादुकोण। और एक सवाल जो इसी से जुड़ता हुआ है कि बैचलर जो वर्ड है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे आसपास बैचलर्स को किस नज़र से देखा जाता है। मकान मालिक घर देने से डरते हैं, घर गंदा कर देंगे, पार्टी करेंगे रात भर। तो एक जो इमेज है बैचलर्स की, और जब हम विनीत को देखते हैं, उनके फेसबुक को देखते हैं, उनके घर को देखते हैं, तो एस्थेटिक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो ये टेबल भी है उसके एस्थेटिक से आप समझ जाइए कि विनीत कैसे जीते हैं अपना जीवन। तो मैं चाहती हूँ विनीत कि इस अनुभव को आप साझा करें कि कैसा रहा है बैचलर्स का जीवन, और उस इमेज को आपने कैसे तोड़ा है, वो अनुभव थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं बैचलर्स का। हुआ ये नेहा कि पिछले साल अचानक मेरी मकान मालकिन ने 7 साल रहने के बाद कहा कि ये घर तुम्हें खाली करना होगा, और बहुत रैंडमली कहा, इतनी जल्दी कहा कि मुझे मौका नहीं मिल पाया। तो मैंने विनीता मैम से बात की। विनीता मैम एक तरह से हमारी एमडी हैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, और जिस फ्लैट में अभी मैं रह रहा हूँ वो लगभग 1.5-2 साल से बंद पड़ा था, कबाड़ था, तो वाइट वॉश और सारी चीजें हो गई। मेरे मकान मालिक, जो नए वाले मकान मालिक, एक्स नहीं नए वाले, तो वो कहे कि हम विजिट करना चाहते हैं तुम्हारे फ्लैट को, और वो आए और दनादन फोटो लेने लगे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो कह रहे मैं अपनी फैमिली को दिखाऊंगा कि फ्लैट कितना अच्छा दिख रहा है। मैंने कहा ये सारी फोटो मैं इंस्टाग्राम पर लगाऊंगा, यहाँ फोटो मार। और मैं ये जब कह रहा था तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि ये व्यक्ति कहेगा कि तब तुम्हें फ्लैट में नहीं दूंगा क्योंकि कुछ अमाउंट बाकी थे अभी ट्रांसफर करना। तो मैं इस चीज के लिए तैयार था, ये कहेंगे तो मैं दूसरा घर खोजूंगा, लेकिन इनको इस तरह दनादन फोटो लेने नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मुझे फ्लैट दिया था और मैंने इसे घर में बदला, और घर की तस्वीर कहाँ जाएगी ये मैं तय करूंगा। बैचलर्स वाला जो सवाल है वो ये कि बैचलर्स ने अपनी कुछ तो हद खुद पिटवाई है, एक पूरी जमीन तैयार की है, और जिसका बड़ा बाजार लिवाइस और बेबी जींस ने खड़ा कर दिया है। जैसे वो जिस तरह से शर्ट रोल करके पहनते हैं उसी तरह से खुटी में टांग देते हैं। आप शोरूम में जाएं, लिवाइस के, बेबी जींस के, बड़े बड़े ब्रांड के, इसी तरह से रोल किए हुए जींस रहते हैं। तो जिस लापरवाही को बैचलर्स ने अपना स्टीरियोटाइप से बनाया, उसका उसने एक बड़ा बाजार खड़ा कर दिया। अभी आप जितना कैफे जाएंगे उसमें लापरवाही आपको पूरे शटल तरीके से दिखेगी, और वो उनका क्यूरेशन। मैंने उसमें ये किया कि उसको रिवर्स कर दिया कि बैचलर्स होने का मतलब सिंगल होना होता है यार, अनाथ होना नहीं होता है। और ये जितने हमारे, सोचिए आप संडे का दिन है, अपने घर परिवार, दोस्त, एक्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सबको छोड़कर यहाँ आए, कुछ साथ आए होंगे, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और इस चीज को हमने करेक्ट ये किया कि मैं तो ह्यूमैनिटीज का छात्र हूँ, यहाँ मैंने साहित्य और मीडिया की पढ़ाई की, आप भी, रविश भी, बहुत सारे लोग। मुझे लगता है हम जब जीवन में कला की, साहित्य की, भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल नहीं होती है चीज, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम अपनी जिंदगी को एक्सेल सीट बनाने के लिए तो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो मैंने उसको धीरे धीरे ठीक किया और ये बता दिया, बहुत बड़ी मजबूती से बताने की कोशिश की कि बैचलर्स होना मतलब इजी गोइंग सा नहीं है। जैसे भी आपने, इसमें एक प्रसंग है जहां मैं बता रहा हूँ कि मैंने #बैचलर्स किचन कहाँ से शुरू किया। एक फैमिली में मैं जाता हूँ, वो बहुत बड़ा नाम है उनका, और वो रात का खाना हमें सर्व करते हैं, और हमने जो हमारी जो ट्रेनिंग है कुकिंग की, खाने पीने की खुशबू जो है, उसकी जो सुगंध है, पहला जो है इंटेंसिव खाने का जो बनी हुई चीज उसका है, और ट्रेनिंग तब होता है जब आप उसको देखते हैं ठीक से। मेरी माँ कहती थी जो जिसकी सूरत नहीं उसकी सीरत क्या। सूरत नॉट इन द सेंस ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इट्स ओनली अबाउट द इटेबल मटेरियल्स। तो जो चीज देखने में बहुत रंगत जिसकी नहीं, उसको खाने में आप थोड़ा सा सोचते हैं, तब आपको पीछे से कोई कहता है देखने में थोड़ा काला हो, मतलब सब्जी थोड़ी काली लगे लेकिन स्वाद बहुत बढ़ेगा, तो स्वाद पर आप तीसरे में आते हैं, है ना। तो इस चीज को भी मैंने बैचलर के सिरे से तोड़ा, और ये किताब तो है खाने पीने के आसपास की दुनिया की, लेकिन ये पूरी तरह से इट्स ऑल अबाउट द एवरीडे लाइफ ऑफ अ सिंगल एंड बैचलर।
बहुत सुंदर विनीत। वृंदा, मैं अब आपको बुलाना चाहूंगी, अगर आप कुछ मंच पढ़ना चाहेंगे प्लीज। प्लीज वृंदा, आप इधर बैठिए। वृंदा के बारे में मैं एक चीज जोड़ दूं कि ये जो किताब का कवर है, आप इस किताब को पढ़ लेंगे, ये कवर वृंदा का डिजाइन किया हुआ है और वृंदा ने बड़ी शिद्दत से इसको डिजाइन किया है और आखिर तक आज का जो टेक्स्ट है, खासतौर पर जो इसका इंग्लिश वाला है, जो हिंदी वाला हिस्सा है, उन सबको इसने देखा है। तो पहले तो वृंदा का इस मंच से शुक्रिया। वृंदा, अब पाठ करें। विनीत को बहुत बधाई इस किताब के लिए। इतने समय से हम लोग विनीत के फेसबुक पर देखते रहे हैं, विनीत की रसोई का खाना भी खाते रहे हैं, टुकड़ों में आता रहे विनीत जाके वहाँ पे। तो ये किताब को उठाया बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता नहीं था कि मुझे पढ़ना है, लेकिन मैं सुबह एक पैसेज पढ़ रही थी जो थोड़ा सा शायद लंबा है, पर ये शायद आपकी रसोई की शुरुआत का समय है ना। तो जब विनीत सेंट जेवियर्स में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और वो अपने मकान मालिक से अलग होकर अपनी रसोई जो है वो शुरू करते हैं। तो शुरू में उस रसोई में चकला बेलन नहीं, तो वहाँ से रसोई शुरू हो रही है। तो हम बात कर रहे थे कि सिंगल्स और कपल्स की रसोई में क्या ऑपोजिशन होना चाहिए या क्या है उसका रिलेशन। तो उसका रिलेशन शायद यही है कि वो एक दूसरे से हर समय इंटरैक्ट करती रहती है। तो ये अपनी रसोई जमा रहे हैं, तो दिखाए कि चीज़ें जमाते हुए ऊपर नजरें उठाएं तो मुस्कुराती खड़ी आंटी कहती है, हम भी देखें कि ये नौसिखुआ कैसे अपनी गृहस्थी बसा रहा है। अरे लड़का, चकला बेलन तो लिया ही नहीं, तुमको तो चावल से ज्यादा रोटी पसंद है, तो खाएगा कैसे? आंटी का हाथ का रोटी तो तुमको पसंद ही नहीं आया, तो मकान मालिक ने जो वो जरा नाखुश है कि इसने क्यों अलग कर दिया। अभी रोटी बनानी नहीं आती आंटी, सीखने पर खरीद लो, हम ही सिखा देंगे, खरीद लो। बिना चकला बेलन की क्या रसोई, सादा लग रहा है एकदम। छुक का आवाज हुआ तो हम आ गए देखने कि क्या बना रहा है। बैठिए ना आंटी। नहीं बैठेंगे तो नहीं, बस ये देखना है कि कढ़ाई में क्या चढ़ा है। करेले की भुजिया है आंटी, मुझे बहुत पसंद है, तो आज सोचे की कोशिश करते। तो खाएगा किस चीज के साथ? रोटी तो तुमको बनाना आता नहीं, चकला बेलन भी नहीं, आज तो जीरा के साथ। आगे देखते हैं, कल दाल ट्राई करेंगे तो हो जाएगा दाल भात करेले की भुजिया। तो आंटी कहती है कि ढक्कन उठार कर दिखाओ तो क्या क्या डाला है। ऐसे ही बता देता हूँ आंटी, सरसों तेल डाले, गर्म हो गया तो जीरा डाले, थोड़ी सी मेथी। खाने में क्या जाता है तुमको? बनने पर मैं आपको टेस्ट कराता, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें दिखाने जैसा क्या है, तो इसलिए तुमको अपना कढ़ाई दिखाने में लाज लग रहा है। चलो बनाओ, हम भी लगते हैं रात के खाना में। दोपहर का ऐसे तो आलू परवल का सब्जी है, 2 लंबा बैंगन काट लेंगे, हो जाए। खुद खाना बनाने के मेरे फैसले पर आंटी को जितनी नाराजगी हुई, एक बार जब बनाना शुरू किया तो उनके भीतर होम साइंस की मास्टरनी ने जन्म ली। जब मन होता कमरे में आ जाए, कई बार बाहर से ही आवाज लगाती, आज खाने में क्या बन रहा है विनीत लाल? मैं भी सीधे जवाब देने के बजाय कहता, आकर देख लीजिए आंटी, जो बना रही है आपके जैसा तो नहीं बन पाया, लेकिन खाने में ठीक ही लग रहा है। मन होता तो कई बार देखने आ जाता, वो खाना उनके हिसाब से आधा अधूरा सा होता। भात और कढ़ाई में टमाटर गलाकर छिलके उतारने के बाद प्याज, सरसों तेल और नमक मिलाई हुई चटनी देखकर सीधे रसोई जाती और एक कटोरी में दाल और सूरन की सब्जी ले आती, मिलाकर खा लो, इसके साथ अच्छा लगेगा। अधूरा सा मेरा खाना पूरा तो हो जाता, लेकिन मेरे भीतर का उत्साह भी कम हो जाता कि मतलब मुझे कुछ बनाना आ तो रहा है, लेकिन पूरा नहीं। दूसरा कि मैं जब खाने के पैसे दे नहीं रहा तो आए दिन इस तरह कुछ ना कुछ ले लेना ठीक तो नहीं। ना बोलने की हिम्मत नहीं होती। हर तरह का साग मुझे बेहद पसंद है, लेकिन बनाने में काफी समय चला जाता, तो मैं तब तक बना नहीं पाती। आंटी जब भी बनाती तो मुझे जरूर देती। एक दो बार अंकल से बोलते हुए सुना, जिद्दी लड़का अपने खाना बनाने लगा, लेकिन एक सहन घर जैसा थोड़ी बना पाता है। लाल साग एक पाव ज्यादा ले लीजिए, मतलब उसके लिए, उस लड़के के लिए जो अपनी रसोई बना रहे हैं उसके लिए अलग से कोई लाल साग एक पाव और लेता जा रहा है। तो वो जो आप बात करेंगे कि ऑपोजिशन है, उस हिसाब से मुझे बड़ा प्यारा मैसेज है।
शुक्रिया वृंदा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और साथ में दोस्त भी अंश पाठ करते रहेंगे। एक बड़ी कमाल की चीज़ है जिसमें इसका जिक्र हुआ है कि जब हम खाना खाते हैं, खासतौर से बैचलर्स या जो मैरिड कपल नहीं, जब शादी होती है डाइनिंग टेबल नहीं होता घरों में, तो हम डाइनिंग मैट की जगह पे न्यूज़पेपर बिछाते हैं खाने के लिए। तो मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है विनीत, कि जब अखबार के दिनों में, जब आप बैचलर्स थे, कॉलेज लाइफ जी रहे थे, उन दिनों में जब आप बिछा करके खाते थे, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका ध्यान खाने से खबर की तरफ शिफ्ट हुआ हो, खिड़कियों से कोई खबर झांक रही हो और खाना पीछे रह गया और खबर आगे आ गई? तो उस पर अगर आप बात करना चाहें थोड़ा सा। नेहा, मैं रॉयल हॉल में रहता था और मेरे दोस्त ज़्यादातर गांधी विहार, हडसन लाइन, आउटरम लाइन, परमानेंट, तो हम 2 कारणों से जाते थे। एक तो मिलने, और दूसरा ये सोचो हम लोग कितने घटिया किस्म के लोग थे और कितनी छोटी सोच समझ रखने वाले लोग थे। हमें कोई दोस्त बुलाता था तो कहते थे आ जाएंगे, लेकिन जिस दिन हमारा मेस बंद होगा उस दिन आएंगे, जिससे कि हम 30-25 रुपए ऑटो रिक्शा में लगा रहे हैं तो वो हमारा कॉम्पनसेट हो जाए। ऐसे ही था हमारा लाइन हमारी। तो जब सारी चीजें बन जाती थी तो अखबार बिछाते थे, और वो अखबार खिड़की में तब्दील हो चुकी होती थी, दीवार में खिड़की रहती वाली नहीं, दी हिंदू अखबार जिसमें सारे जरूरी आर्टिकल काट लिए जाते थे। बीच बीच में पेरेंट्स आते थे जिसके कारण दीवार में थंबप्रिंट लगाए तो लगे लड़का यूपीएससी कर रहा है, तो वो अखबार के आर्टिकल्स काट लेते थे और वो जहां तहां से उसके बॉक्स कटे होते थे और उसमें वो अखबार बिछाते थे, जिसमें वो ध्यान रखते थे क्योंकि कई अखबारों की खिड़की नहीं बन सकती। आप समझ रहे हैं कि क्यों खिड़की नहीं बन सकती थी? मतलब कोई एक ऐसी चीज पूरे अखबार में 16 पेज में नहीं है जिसको काट के अलग से रखा जाए, और वो कौन सा अखबार है ये ठीक जगह बताने की नहीं है। उसके लिए किताब में मीडिया का लोकतंत्र पढ़ सकते हैं। तो ये मुझे चीज इसलिए अटपटी लगती थी कि आपका सवाल कि आपकी खबर पर कोई नजर जाती थी, नहीं जाती थी, क्योंकि एक तो हम शाम को जाते थे तो दिन भर के अखबार का मोटे तौर पर हमें आइडिया होता था और अखबार कैसे पढ़ते हैं हमारी ट्रेनिंग हमें मिल चुकी थी। और दूसरी चीज ये कि हम इन्हीं सभी चीजों से निकल कर गए हुए होते, तो अखबार पर जो आते थे वो बहुत ही ब्लर किस्म के, बहुत ही एक तरह से फ्लैश की तरह से वो दिखते थे कि ये कुछ छपा हुआ है। लेकिन मैं उस तरह का पढ़ाकू नहीं था नेहा कि आगे खाना रखा हो और मैं जो है आर्टिकल पढ़ने लगा। मैं थोड़ा सा जहाँ जिस मौके की चीज है वहाँ वही करें तो अच्छा है। लेकिन जब मैंने खुद बैचलर्स किचन शुरू किया तो मैंने बाकायदा दफ्तर खान जैसा पूरा मैट बिछाना शुरू किया, पूरा उसमें रनर्स लगाने शुरू किए। फेसबुक पर बार बार शैलजा पाठक है वो कमेंट करती हैं कि ये जो चम्मच को तुमने छल्ले में रखा है इसको तुम आज़ाद कराओ, और मैं कभी भी उस छल्ले को नहीं हटाता। मैं कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जो हैंकी लगाते हैं आप धोते हैं या सिर्फ फोटो के लिए? तो जिंदगी की कुछ चीजें अपने लिए होती है, कुछ चीजें मोबाइल फोन के लिए होती है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, कैमरे का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने बैचलर्स किचन में कुछ चीजें सिर्फ मोबाइल फोन और कैमरे के लिए रखी, और सजाने पर, व्यवस्थित रखने पर इसलिए हम इतना जोर देते हैं क्योंकि ये जो स्टीरियोटाइप है वो टूटे। मेरी जो दोस्त पहली बार आई मेरे यहाँ तो उसे लगा कि ये मेरे लिए ये सब किया है, जाहिर सी बात है किया भी था हाँ, लेकिन सिर्फ उसके नाम का हमने टेबल पर उसका नाम लिखा था, बाकी चीजें हम वैसे ही करते हैं जैसे हम अपने लिए भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें वो हिस्सा है कि धीरे धीरे जब 2-3-4 बार मुलाकात हुई तो समझ में आ गया कि बैचलर्स किचन की रवायत ही ऐसी है कि इसमें सब कुछ बहुत शुक्रिया विनीत। अब मैं बुलाना चाहूंगी रवीश सर को, सर नहीं बोलूंगी, रवीश जी को बुलाना चाहूंगी और वो आए और छोटा सा अंश पाठ करें। उसके साथ साथ हम कुछ सवाल भी लेंगे आपके, अगर कुछ सवाल है विनीत जी से। मैं अंश पाठ के, हालांकि पता नहीं आपको ये बात कैसी लगेगी, तो मैं एक चीज सिर्फ जोड़ देना चाहता हूँ इसमें कि ये भीतर से एक जो स्कूल का बदमाश बच्चा होता है वो इनके भीतर है, जो जल्दी निकल कर आता है। इनको पता हुआ करता था कि इसने आज घर खाली किया है तो अगले 2-3 दिन तक इसका गैस कनेक्शन, सिलेंडर, चूल्हा ये सब की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन उसी दिन वो रात में सामने मैसेज करते थे कि चाय सोच रहा था कि मैं थोड़ा ये बात मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार कई ऐसे मकाम आए कोविड के पहले, कोविड के बाद, कि लगा कि अब ये चीज़ नहीं संभलेगी, और इनकी मौजूदगी ने उन सारी चीज़ों को संभाला है। तो
गैस सिलेंडर तो हमारा इंद्रप्रस्थ का है, लेकिन ईंधन दरअसल बैचलर्स किचन में प्रवेश है। बहुत बैठिए सर, बैठिए। इसके बाद किताब जरूर खरीदिएगा। लड़के सबसे पहले खरीदें, लड़कियां कल भी खरीद सकती हैं। और ये पूरी किताब मेरे खिलाफ लिखी है। मैं अपनी आलोचना में लिखी गई किताब के लॉन्च में अंश पाठ कर। डियर विपक्षी मित्र, दिल्ली में एक नई जिंदगी हो रही है जिसका बड़ा हिस्सा रांची जैसा ही है। कल रात मुझे डिबेट कंपटीशन में 1200 रुपए मिले थे। मैं हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो मुझे तीसरी टीम में रखा गया, जिसका मतलब है कि पहले की 2 टीमें नहीं जा सकेंगी तो मुझे भेजा जाएगा। संयोग बना और तीसरी टीम के नाते मैं और मेरा एक जूनियर, जिससे कि थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी, किरोड़ीमल कॉलेज में भाग लिया और 2500 रुपए हमारी टीम को मिले। ये डिबेट के पैसे बहुत हैं, इतने कि मुझे लगता है मेरा इसी से खर्चा निकल आएगा। ट्यूशन पढ़ाने या ऐसा कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मैंने इस पैसे से एक कुकर, कुछ डब्बे और कुछ खाने पीने की चीजें खरीद ली। नीचे जो रहते हैं उनके भैया का यूपीएससी में हो गया, तो अपना बड़ा सिलेंडर और 2 बर्नर वाला चूल्हा अपने भाई को दे गए। वो अपना 4 किलो वाला सिंगल बर्नर का चूल्हा 300 रुपए में बेच रहे हैं, तो मैं खरीद ले रहा हूँ। तुम तो मुझे गरियाते रहते थे ना कि साला हमेशा बहसबाजी में लगा रहता है। देख, इसी बहस से मेरी रसोई आबाद होने जा रही है। आज पटेल चेस्ट के वो 7 के लोग और हिंदू कॉलेज के 2 बैच में सब चाय पीने आएंगे। नीचे से चूल्हा ले आता। तुमने 3 साल की दोस्ती में एक बार भी साफ चाय ना पी, और यहाँ दोस्ती की पहली शर्त है चाय। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया रवीश सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी सुदीप्ति को, अगर वो कुछ छोटा सा अंश पाठ थोड़ी देर में कर दे। एक सवाल ले लेते हैं। विनीत, हमारे साथ क्या होता है कि जब हम ये कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा, अमूमन मेरे साथ तो जरूर होता है कि ये क्या कर रही हो तुम, इतना बड़ा बड़ा हिंदी में क्यों लिखती हो। जो स्कूल के दोस्त होते हैं जो आपके उस वर्जन को, पुराना जो वर्जन है आपका, उससे इत्तेफाक रखते हैं, और हम समय के साथ, जीवन के साथ बदलते हैं। तो इस बदलाव में विनीत, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पुराने जो दोस्त हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो इस वर्जन के साथ, इस एस्थेटिक के साथ, इस नीटनेस के साथ, जीवन की बारीकियों से जो आप गुजरते हैं, उस पे कभी कुछ उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो यार, क्या बैचलर्स किचन है, क्या फोटो डालते रहते हो खाने की बना के, और तुम ये क्या दिखाना चाहते हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? तो ऐसे मेंटल स्टेट में आप कैसा फील करते हैं, उस पर अगर आप बात करें। बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया आती है। कुछ को लगता है कि ये इस तरह का जीवन जीता है तो अपने को एंगेज रखने का तरीका है। उन सारी चीजों पर मैं यहाँ तो बात नहीं करूंगा, मैं खूबसूरत चीजों पर बात करूंगा। मेरे स्कूल का एक दोस्त हुआ करता था, अभिषेक। ये तो अब है ना कि जो रिश्ते हैं वो बहुत ही तयशुदा है। आप भी ऐसा करती होंगी नेहा, या हुआ होगा कि हमारा दोस्त जब हम लोग से बातचीत कर देता था क्लास 6, 7, 8 में, मैं बीमार हो जाता था। मैं सच में बीमार हो जाता था कि ऐसा मैंने क्या कर दिया यार कि ये बाकी चीज बंद कर दिया। और कई बार मेरी माँ जाती थी और कहती थी कि सलोनी क्या किया है ये लड़का जो तुम इससे बातचीत बंद कर दिया। ये क्लास 6, 7 का दौर था। उसी क्लास 6, 7 से मिला दोस्त अभिषेक, और जब मैं स्वयं लंदन गया तो उसने कहा कि तुम कभी मेरी पत्नी से मिले नहीं हो, और हम शादी वादी हमारी हो गई 15-16 साल से तुम मिले नहीं, तो हम तुम्हें तुम्हारे कॉन्फ्रेंस के बाद आएंगे लेने, और तुम हमारे घर चलना, ठीक है, और फिर रात का खाना तुम्हें खिलाएंगे। वो गेस्ट हाउस में आया। हमारा गेस्ट हाउस बहुत बड़ा था, 3-4 कमरे थे, और रसोई भी 2-3 सेटअप के थे, बर्नर वाले अलग थे, इलेक्ट्रिक अलग थे, याद आ रहा हो। तो मैंने उसको उसी तरह से चाय पिलाई जैसे मैं मयूर विहार पड़पड़गंज में मेरा कोई दोस्त आता है तो पिलाता हूँ।
दूध की पहले उसको चाय पिलाई, उसके बाद चूड़ा और जिसको यहाँ चिड़वा या पोहे कहते हैं वो था मेरे पास, और मूंगफली दिया। और करते करते माहौल ऐसा बन गया कि वो कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को मना कर देता हूँ, मैं यही रात में रुकूंगा। और उसने जाते जाते मुझे कहा कि विनीत, मुझे लगा पहली बार तुम आए हो लंदन, तो हो सकता है तुम्हें एक होम सिकनेस या बाहर रहने का तुम्हें कुछ लग रहा होगा, लेकिन यहाँ आकर तो लग रहा है कि तुमने इसे पूरा घर बना दिया। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, 10-12 मिनट थोड़ा सा अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हैं, हाउ मैरिटल लाइफ इज बेटर देन टू बीइंग ए सिंगल, एंड देन आफ्टर वो कहते हैं तुम्हारा ही अच्छा है यार, हाँ तुम्हारा ही अच्छा है। और वो सारी चीजें देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस घर में एक एक चीज दो है। मुझे कोई भी चीज एक देता है तो या तो मैं उसे डोनेट कर देता हूँ, या सिक्योरिटी गार्ड के नीचे गेट पर रख देता हूँ, या उसे खोज कर उसका पेड़ दिखा देता हूँ। यस, तो वो बैचलर्स किचन ऐसा है। दूरी बनाए रखें 2 गज की। मैं सुदीप्ति को बुलाना चाहूंगी। दोस्तों में सभी ने पार्ट कर लिया है, उसके बाद सरप्रिया बची हुई है हमारे लिए। सरप्रिया प्लीज आप आ जाइए। तो आप थोड़ा सा आयुष पाठ और उसके बाद 1-2 सवाल और फिर हम इस पाठ की हाँ आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सुदीप्ति। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, इस किताब का हम सबको बहुत इंतज़ार था। और जो रेसिपी वाली बात विनीत कह रहे थे, तो हमारी इस पर बहुत बात होती है कि रेसिपी लिख भी दो तो कौन बनाता है, इतनी सारी रेसिपीज तो है ही। तो ये बिल्कुल रेसिपीज की किताब नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी याद है इससे पहले सत्यानंद तो पोहा खाकर हॉस्टल से आ चुके थे, लेकिन विनीत जब सबसे एक आत्मीय मुलाकात में हमारे यहाँ, तब हम साकेत के पास एक जगह नेप से वहाँ रहते थे, तो सभी आ रहे थे लंच पर, लेकिन विनीत की खासियत थी कि ये एक बहुत सुंदर बोरोसिल के ढक्कन वाले ग्लास जार में बाउल में ये लेकर आए थे गाजर का हलवा, और ऊपर से सुंदर सा वो सजा हुआ भी था। तो मुझे अभी भी तस्वीर फोन में हो या ना हो, मेरी स्मृति में बहुत साफ है कि बहुत वो गाजर का हलवा, क्योंकि आ तो बहुत लोग रहे थे, लेकिन कुछ लेकर वो भी घर का बनाया हुआ, हाथ का बनाया हुआ, वो विनीत है। तो मैं एक हिस्सा पढ़ूंगी जो हाथ से बनाए हुए पर है, और इसका शीर्षक है आओ सिंगल्स और फेसबुक पर खाना बनाते हैं। इसमें एक प्रसंग है जो कि एक किसी के यहाँ खाने पर गए हैं और खाना लगने लगा। मैं वॉश बेसिन की तरफ मुड़ा और हाथ धोने लगा। लौट कर आया तो कमरे में भभका सा उठा। नाक और दिमाग में खाने की खुशबू से पहले बासीपन की गंध को रजिस्टर किया, और मन ही मन मैंने कुछ भी न खाने का इरादा कर लिया। वो सारी चीज़ें वो सारी रात की चीज़ें बाहर से मंगवाई गई थी और एक तरह से बची हुई थी। खबरिया चैनल की नौकरी करते हुए न चाहते हुए भी बाहर का खाना पड़ जाता है। कई बार ऐसी जगह और भी चीज़ें खाने का, और कई बार ऐसी जगह और भी चीज़ जिन्हें खाने की भीतर से इच्छा नहीं होती। नतीजतन उस दौरान खूब बीमार होता रहा, फूड पॉइजनिंग का शिकार होता रहा। इस दौरान बाहर का खाना खाने के प्रति उदासीनता बनती चली। अरे तुम हॉस्टलर्स तो ऐसे ही भुक्कड़ होते हो, जो मिलेगा चट कर जाओ। एंड यकीन जानिए, मैं भी बहुत साल हॉस्टल में रही। लोगों की यही टेंडेंसी होती है, जब मिठाई सड़ने लगे अपने किसी हॉस्टल स्टूडेंट को दे दो। ऐसे प्रोफेसर्स भी करते हैं। तो इस तरह से अपनी हेल्प को दे दो, अपने स्टूडेंट्स को दे दो, सच जाएगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, पुराना कुछ बासी है। तो इस एक वाक्य ने मन पर बहुत खराब असर किया। बाद में घर के सदस्य ने हंसते हुए मुझसे अलग से कहा, बड़े घर के लड़के हो, सिलेक्टिव हो, हम लोग भी बाहर का कम ही खाते हैं। लेकिन कल रात घर में कुछ लोग आ गए तो बिटिया ने अपने हिसाब से ऑर्डर कर दिया। बहुत सारा खाना रह गया तो सोचे कि मिलकर हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रवृत्ति है कि बाहर का खाना ऑर्डर करके खिला दें, इसके हम लोग बहुत शिकार हुए, और हम लोग का ये विनीत का खास तौर पर साझा प्रतिरोध है कि हम अकेले हैं तो क्या है, हॉस्टल में है तो क्या है, लेकिन हम
ये खुद बनाकर रूखी सूखी जो ही प्याज के साथ रोटी लेकिन खाएंगे खुद बनाकर। ठीक है सर। थैंक यू सुनीति। मैं सरप्रिया से रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करूंगी थोड़ा सा आपने अनुरोध किया है और बहुत चढ़ाई करी। आपकी पहली किताब पे ऑटोग्राफ देने से लेकर आपके बुक लॉन्च पे पढ़ने, आपके किताब का पंच पढ़ने तक, और मैंने वो वाला ढूंढ लिया है जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया था, वंश। मेरी दोस्त पहली बार जब बैचलर्स किचन आई तो बहुत खुश हुई कि जिसकी तस्वीरें हम फेसबुक पर देखा करते आज उनके बीच में। थोड़ी देर के लिए उसे भी ये लगा कि ये सारा ताम झाम उसके लिए किया है और सब बनावटी सा है। जाहिर है कुछ तैयारी तो उसके लिए की थी। बैचलर्स किचन डाइनिंग टेबल पर सजी सारी चीज़ें उसकी पसंद और रंग के हिसाब की थी और उस डिनर का अलग से उसके नाम से जोड़कर नाम किया था। लेकिन बाकी चीज़ें वैसी ही जो मैं खुद के लिए भी किया करता हूँ। मसलन मैं चाय कॉफ़ी मग कटोरियाँ कुछ भी सीधे मेज़ पर नहीं रखता। पहले टी कॉस्टर, तब उसके बाद कॉफ़ी मग कटोरियाँ। पानी सीधे बोतल से उठाकर नहीं पीने लग जाता, प्रॉपर गिलास में निकाल कर आराम से बैठकर। खाने की एक से ज़्यादा चीज़ हो तो ट्रे में रखकर, जिसके साथ हैंकी और एक दो अतिरिक्त चम्मच। हैंकी की रोल बनी रहे इसके लिए अलग से रिंग आते हैं। उसे लगाने पर अक्सर एक स्त्री टिप्पणी करती है, इस रुमाल और चम्मच को तुम इस कैद से आज़ादी दिलाओ। मैं स्माइली लगाकर तब भी इस तरह चीज़ें परोसना जारी रखता हूँ। डाइनिंग टेबल पर बिना रनर लगाए खाने की प्लेट नहीं लगाता। अलग अलग मौके के रनर और उनके रंग हुआ करते हैं जो कि अब उपहार में भी मिलने लगे हैं। बदलता रहता है। मुझे ये सब करना कोई अतिरिक्त काम नहीं लगता, बल्कि खाना बनाने का भी हिस्सा लगता है। अमूमन एक सिंगल बैचलर्स के घर में कॉफी मग या इलेक्ट्रिक केटल, फ्लास्क जैसी चीजें उपहार में मिली होती हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ने अलग अलग मौके पर रनर से लेकर लेमन येलो राइस कुकर, कटोरियों की सेट, हैंकी सेट, टी कॉस्टर, डस्टर ऐसी दर्जन भर चीजें जिनके रंग इतने अलग से पहचाने जाते हैं कि गौर करने पर लगता है कि अपनी तो सिर्फ जगह है, गिराई गई चीजें और पसंद तो दोस्तों की। आप में से किसी के पास कोई सवाल है विनीत के लिए तो वो पूछ सकते हैं। नमस्ते भैया। हम लोग, मैं भी बैचलर हूँ और मेरा दोस्त भी बैचलर है और मैं दिल्ली जब भी आता हूँ तो इसके रूम पर रुकता हूँ तो ये कुछ बनाता है। तो आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? सबसे अच्छा तो बातें सबसे अच्छा बनाते हैं, जब वो बनाते हैं वो सबसे अच्छा होता है। तो देखो, बाकी वाले बताएंगे ना। देखो मेरे बनाने में और जो मेरा घर है, जो कि मेरी माँ का घर है नूरमा रसोई, उसमें बुनियादी अंतर ये है कि हमारे घर में कोई चीज़ बनती है तो उसमें बड़ी तैयारी होती है। हमारे घर में या सामान्यतः फैमिली किचन में कुछ खास चीज़ बन रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार ब्लिंकेट या का चक्कर ना लगे या नीचे के किराना दुकान का चक्कर ना लगे। बैचलर्स किचन में जो खास बात है वो ये कि कुछ भी अगर बनाने का दिमाग में आ गया तो हम उसके सब्स्टिट्यूट से उसे बनाते हैं। जीरा नहीं है कोई बात नहीं, मेथी तो है, मेथी नहीं कोई बात नहीं, सौंफ है, सौंफ नहीं तो कोई बात नहीं, बालकनी में तुलसी पत्ती है या इस तरह की कोई पत्ती है। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूट्स के हम खाना बनाते हैं। और जिस अभी बासी खाने की बात हो रही थी जिसका हिस्सा सुदीप्ति ने पढ़ा है, उसे पूरे थियराइज कहे तो स्टेपल फूड कहते हैं और लेफ्ट आउट जो बचा हुआ खाना होता है। तो मेरा पूरा जोर है रोज के खाने पर, क्योंकि जो फैंसी खाना है ये जो बहुत ही डेकोरेटिव किस्म का है, हम लोग का पेशा ऐसा है कि हम कॉन्फ्रेंस सेमिनार में खा लेते हैं, लेकिन अब हम वापस दाल चावल चाहते हैं, रोटी सब्जी चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप मुद्दे पर आता हूँ कि सबसे ज्यादा मुझे पसंद है बनाना रोटी। और मैं जब रोटी बनाने लग जाता हूँ तो मैं उतनी ही रोटी एक साथ बना सकता हूँ जितना मैं इंटरनल असाइनमेंट से आप में से और कोई सवाल, एक और सवाल ले सकते हैं पीछे। माइक नहीं जा पाएगा वैसे। माइक जा नहीं पाएगा तो आप अगर माइक उतनी दूर तो नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा सर। आ गया आपको आ गया नहीं। विनीत जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे तो आ रही है। विनीत जी, सवाल है, बस आपको कहना चाहती हूँ कि आपने हम सबको तरतीब सिखाया है। बहुत दिन से मिस हो गया था, हम जिंदगी की दौड़ भाग में लगे थे। लेकिन मैं जब
दिल्ली से उड़ीसा गए, मैंने आपको बताया था कि जब घर बनाए तो हर वक्त यही सोचा कि अगर विनीत जी होते तो कैसा बनाते। तो आपने और अपराजिता ने, जो अब हमारे बीच नहीं, लेकिन दोनों लोगों ने जाने कितने लोगों को घर बनाने का तस्वीर सबसे ज्यादा जो चीज जब बहुत थकान होती है या लगातार हम बाहर का खाते हैं तो मैं टमाटर को रोटी बनाने वाले तवे पर रखता हूँ, उसको ढक देता हूँ, वो धीरे धीरे पक जाता है टमाटर, उसके छिलके उतार देता हूँ, छिलके उतारने के बाद उसे थोड़ा क्रश कर देता हूँ, क्रश करने के बाद सरसों तेल डालता हूँ, स्वादानुसार नमक डालता हूँ और श्रद्धा अनुसार धनिया पत्ती डालता हूँ और उसके साथ रोटी खाना अच्छा लगता है। एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों की जरूरत खत्म कर देती है। वो चटनी भी है, वो सब्जी भी है, वो ग्रेवी भी है और समय कम में स्वाद बिल्कुल वैसा होता है जो हम अपने घरों को छोड़ कर आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आखिरी जो हिस्सा है उस अंश को मैं थोड़ा सा पढ़ते हुए समाप्त करेंगे इस बातचीत को। हेलो टोक्यो, पीली वाली दाल कहाँ मिलेगी? मैं उमेदा स्काई बिल्डिंग की स्काई देख के एक छोर पर बैठा हूँ। यहाँ से तारे इतने नजदीक दिखाई दे रहे हैं कि जैसे हाथ बढ़ाते ही टूटकर हथेली पर आ जाएंगे। यहाँ से ओसाका शहर 360 डिग्री पर दिखाई देता है। 40 मंजिलें इस इमारत को एक ग्लास ब्रिज जोड़ती है। यहाँ से बाकी इमारतें, ट्रैफिक, टावर सब बिंदु भर दिखाई देते हैं। मुझे ऊंचाई से बहुत घबराहट होती है। दिल्ली के डीडीए फ्लैट्स तक की ऊंचाई तो बर्दाश्त कर लेता हूँ और वो भी इसलिए कि स्लेटी गेरुए रंग की बाहरी दीवारें बांधे रखती हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव के हाई राइज बिल्डिंग के दोस्तों के फ्लैट्स पर जो 2 बार 4 जाना हुआ तो मेरे दिमाग में एक ही बात चलती रही, ना, इस ऊंचाई पर बने फ्लैट्स में हम कभी घर नहीं बसा सकेंगे। एक बार नेट से ओसाका को चारों तरफ से देखने की कोशिश करता हूँ पर लगता है कि ये शहर मुझे ऊपर से नीचे खींच रहा है, ठीक वैसे ही जैसे छुटपन के दिनों में दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए एकदम से दरवाजे पर आकर खींचने लग जाते हैं। आपस में जिनके घर छत वाले हों वो जरूर ये बातें सुनकर बड़े हुए होंगे, तो ऊपर क्या कर रहा है, चल नीचे आ जा, खाना नहीं खाना क्या? तो हम इसी बातचीत से और इसी अंश से समाप्त करेंगे। बहुत बहुत बधाई विनीत, जोरदार तालियों से हम विनीत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे सकते हैं कि ये किताब और चले, सब पढ़े और सब बैचलर्स किचन का हिस्सा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हैशटैग जिसको आप सबने 15 साल से पाल पोस कर बड़ा किया और किताब की शक्ल में आपके सामने है। जो न्यू मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं वो जानते हैं कि हैशटैग की पॉलिटिक्स क्या होती है, उसका एल्गोरिथम क्या होता है, लेकिन एक हैशटैग किताब की भी शक्ल ले सकती है, ये हमने कोशिश की है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉफी मग है वो पिछले साल अनबाउंड स्क्रिप्ट ने दी थी और खाली है तो इसमें अभी चाय भी देंगे। लेकिन जो लोग किताब लिखने में एक राइटर्स ब्लॉक होता है, मैं दिव्य प्रकाश दुबे की तरह वर्कशॉप नहीं कर पाता हूँ, मेरी इतनी काबिलियत भी नहीं है और अनुभव भी नहीं है, लेकिन मैं चलते चलते एक छोटी सी टिप्स आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको किताब लिखने का इरादा है तो अपने पब्लिशर से उसके नाम से कॉफी मग ले लो और डायनिंग टेबल के सामने रखो और बार बार हर 10 दिन में गिल्ट में आओ यार कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, ये जो एडिटर से राइटर का रिश्ता है ना, बड़ा नाजुक सा होता है। आपका जो एडिटर है वो आपकी किताब का पहला आशिक है। अगर वो आशिक होने से मना कर दे और सिर्फ एडिटरी करे तो किताब नहीं लिख सकते। हर हालत में आपके फर्स्ट ड्राफ्ट से आपके एडिटर को आशिकी हो जानी चाहिए। तो आशिकी हुई हमारे महेश जी को, और मैं इस मंच से उनका अलग से शुक्रिया और याद इसलिए करना चाहूंगा कि उस व्यक्ति ने उसके ड्राफ्ट पढ़ते हुए पन्ने दर पन्ने उन्हें सिर्फ कमेंट देना था, ये हटाओ, ये जोड़ो, ये लगाओ, लेकिन वो उन्होंने डोडल्स बनाए। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ कि इस मना स्थिति में हमारे छात्र डोडल्स बनाते हैं, या तो वो बोर हो रहे होते हैं तब, या उनके टेक्स्ट से उन्हें आशिकी हो जाती है।
तो ये कॉफी मग बना लीजिए आप लोग, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं अपने पास रखिए। और प्रकाशक से ज्यादा आपको एडिटर बार बार याद दिलाते रहे, और एक बार एडिटर से आपका मन खराब हो गया, रिश्ता थोड़ा बिगड़ गया, या आपको कुछ कड़वाहट या किसी भी तरह का हो गया, तो मैं इस मन से कह रहा हूँ, मैं रॉयल्टी के लिए नहीं लिख पा रहा हूँ, उस दौड़ में शामिल नहीं हूँ, लेकिन किताब वहीं अधूरी रह जाती है। आपकी असल जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार किताब लिखना क्या आपको जीना भी बहुत मुश्किल सा लगने लगता है, और इस बीच आप किताब लिखना शुरू करते हैं। तो सच में आप कुछ ऐसा कर लीजिए जो इस राइटर्स ब्लॉक के तोड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से जाइए, आराम कीजिए और फैला दीजिए कि बैचलर्स किचन आलू।